या एवरीवन। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं। ठीक है, हमारे जो बेसिकली संविधान है उसकी जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो पीडीएफ है ये माइंड मैप के फॉर्मेट में मैंने तैयार की है, ताकि इजीली आपको ये सारे जो शेड्यूल्स हैं या जितना सारा कॉन्सेप्ट है वो आपको वन गो में याद हो जाए। ये पीडीएफ आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एंड इसका लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अदरवाइज आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, जो सेम नाम यूट्यूब चैनल का आपको दिख रहा है, दीपक मासीवाल एजुकेशन। राइट, तो यही बेसिकली चैनल है हमारे टेलीग्राम का भी। आप वहां पर जाके इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, और माइंड मैप के फॉर्मेट में पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत आसानी से पिक्टोरियल फॉर्म में इन सब चीज़ों को याद रख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो शेड्यूल्स हैं। तो देखिए, थोड़ा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, राइट, 1950s के अंदर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल्स थे? तो 8 शेड्यूल उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको ये दिखा कि वेरियस अमेंडमेंट्स के थ्रू हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने क्या करा, बहुत सारे अमेंडमेंट लेकर आई, और अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये जो +4 हुआ, ये किस तरीके से हुआ वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इन 12 के 12 शेड्यूल्स को इसी वीडियो में आज ही के दिन हम लोग यहां से याद करके जाएंगे इस पिक्टोरियल फॉर्म में। राइट, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से आप इन सारी चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग शुरू करते हैं पहले शेड्यूल से, पहले अनुसूची जो हमको देखने को मिलती है। तो आपके सामने कभी भी अगर आए कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में बेसिकली जो शेड्यूल बता रहा है, उनके बारे में जो शेड्यूल डिस्कस कर रहा है, जो अनुसूची उनके बारे में डिस्कस कर रही है, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल, जो कवर करता है आर्टिकल 1 to 4। अब आर्टिकल 1 to 4 के अंदर क्या है? आर्टिकल 1 to 4 के अंदर और कुछ नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। राइट, तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 1 to 4 के अंदर बेसिकली आती हैं। तो इसको काइंड ऑफ एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फर्स्ट शेड्यूल। तो याद रखेंगे आप लोग कि अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की, पहले अनुसूची की, तो आप के दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो शेड्यूल बात कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना बस आपको याद रखते हुए चलना, और आपका क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो पहली अनुसूची हमारे पास ये थी। सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड शेड्यूल किस बारे में बात करता है? ये बारे में बात करता है एम्यूलमेंट, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस की। अब किन किन ऑफिशियल्स के एम्यूलमेंट, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस की ये बात कर रहा है? तो देखिए, अगर इनको याद रखने का मैं तरीका आपको बताऊं तो किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे? देखिए, आप मेरे साथ इसको पहले तो बांट लीजिए सेंटर और स्टेट के बीच में। राइट, सेंटर और स्टेट के बीच में जब हमने इसका डिवीजन करा, अब आप मेरे साथ ही इसको यहीं पर याद करते हुए चल। तो देखिए, सबसे पहली बात, सेंटर में अगर हम बात करें तो हमको पता है कि हाईएस्ट डिग्निटरी जो हमको देखने को मिलते हैं वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब। आई एम सॉरी, वो कौन है? वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। तो प्रेसिडेंट के एम्यूलमेंट, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की बात करता है सेकंड शेड्यूल। सिमिलरली स्टेट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो पद पर दिखेगा वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनका नाम क्या होता है? गवर्नर। तो उनका दिखेगा, पहली बात। दूसरा, अगर हम बात करें तो हमको पता है कि सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट में हमको पता है कि लोकसभा है, और हमको पता है कि राज्यसभा है। राइट, इस तरीके से राज्यसभा है। ठीक है, एंड स्टेट के अंदर सिमिलरली, स्टेट के अंदर भी क्या है? स्टेट के अंदर हमको देखने को मिलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। ऐसे खाली 6 स्टेट हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बता सकते हैं। तो इनके इनके ध्यान रखिएगा, इन्हीं सबके जैसे हम अगर बात करें लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो स्पीकर साहब हैं, ठीक है, जो स्पीकर साहब हैं, जो डेप्यूटी स्पीकर साहब हैं, उनके एम्यूलमेंट, अलाउंसेस एंड पेंशन की बात करता है। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, डेप्यूटी स्पीकर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सिमिलरली जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, वो कौन होते हैं? वो होते हैं वहां के चेयरमैन। ठीक है, वो कौन होते हैं? वहां के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन वहां के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इस शेड्यूल के अंदर कवर्ड है। तो आप इस तरीके से इनको ध्यान में रखेंगे। देखिए, मैं बहुत इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान में, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सेकंड शेड्यूल के अंदर जो एम्यूलमेंट, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की बात कर रहा है, किन किन ऑफिशियल्स की बात करता है? सेंटर में आप ध्यान में रखेंगे प्रेसिडेंट, स्टेट में आप याद रखेंगे गवर्नर। आप सेंट्रल में ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं, सिमिलरली उन्हीं के
जो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टेट के अंदर बैठते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के चेयरपर्सन एंड डिप्यूटी चेयरपर्सन। आपको इतना ध्यान में रखते हुए चलना है। आई होप यहां तक तो क्लियर आपको हो चुका होगा। इसके अलावा दो डिग्निटरी और बचती हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट हमको पता है कि हाईएस्ट अथॉरिटी एंड स्टेट में क्या होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं। तो इनके जजेस का जो एम्यूलमेंट अलाउंस एंड पेंशन है ये भी कहां पर आता है, सेकंड शेड्यूल के अंदर आता है। एंड लास्टली हम सभी को पता है दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, तो इनके एम्यूलमेंट अलाउंस एंड पेंशन भी इसी शेड्यूल के अंदर कवर किए जाते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और यहीं से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज द इजीएस्ट वे। ठीक है, आप कंपेरेटिव स्टडी जब आप करते हैं तो दिस बिकम्स इजी फॉर यू कि आप इस चीज को बहुत आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं, याद में रख सकते हैं। राइट, मूविंग ऑन तो हमारा थर्ड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत अच्छी तरीके से शायद आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें, इट टॉक्स अबाउट ओथ एंड अफर्मेशन, जो शपथ होता है, ठीक है ना, शपथ की बेसिकली बात करता है। अब यहां पर भी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किन किन के ओथ एंड अफर्मेशन की ये बात करता है। राइट, तो ध्यान में रखिए, पहली बात, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स जितने हैं उनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है हमारा थर्ड शेड्यूल। राइट, सेकेंडली, कैंडिडेट्स फॉर द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस के लिए जितने सारे लोग हैं, जितने सारे लोगों ने कैंडिडेचर अपना भरा है, उनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। थर्डली, आप याद रख सकते हैं दैट मेंबर टू द पार्लियामेंट, मैं यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं, या फर्स्टली हम इसको इससे ऊपर वाले को कवर कर लेते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। राइट, फिर हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। राइट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो ओथ एंड अफर्मेशन होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, एमएलए जिनको बोलते हैं स्टेट लेवल पर, तो उनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है थर्ड शेड्यूल। एंड फाइनली हमको पता है कि हमने जो सेकंड शेड्यूल में एक अथॉरिटी और देखी थी, दैट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात भी जो कर रहा है, दैट इज द थर्ड शेड्यूल ओनली। तो आई होप यहां तक आपको एक क्लियर होगा, दिस वॉज द थर्ड शेड्यूल। राइट, फोर्थ शेड्यूल अगर आपको कभी भी आपके सामने आया तो फोर्थ शेड्यूल से आपको सिंपल एक बात समझनी है कि राज्यसभा है ना, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा है, राज्यसभा में जो सीट्स का अलोकेशन होना है, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा, टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द स्टेट्स, दैट इज ऑल, वो कौन सी इसमें आता है, वो आता है फोर्थ शेड्यूल में। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। यहां पे लिखा भी है दैट इट स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अमंग द स्टेट एंड यूटीज इन द राज्यसभा, दैट इज ऑल। काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, राज्यसभा का जो राज्यसभा के अंदर जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, और राज्यसभा के अंदर हम सभी को पता है कि स्टेट के मेंबर और जो हमारे यूटीज के मेंबर है वो आकर बेसिकली बैठते हैं, है ना, उन्हीं का बेसिकली चुनाव होता है, वही आते हैं लोग, और कुछ लोग नॉमिनेट होकर आते हैं। तो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना है स्टेट्स में, यूटीज में सीट्स का, किसके लिए, राज्यसभा के लिए, काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, दैट इज कवर्ड अंडर फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यहां तक आपको पिक्चर क्लियर होगी। राइट, फोर्थ शेड्यूल हमने कवर कर लिया है। पांचवी अनुसूची की अगर हम बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर ऐसे कुछ ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज हैं जिनकी प्रोटेक्शन के बेसिकली बारे में बात करता है। वहां पर रहने वाले जो ट्राइबल एरियाज हैं, है ना, वहां पर रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट की बेसिकली जो बात कर रहा है, दैट इज द फिफ्थ शेड्यूल। पांचवी अनुसूची के अंदर ऐसे कुछ एरियाज को हमारे प्रेसिडेंट साहब नोटिफाई करते हैं जिनको बेसिकली शेड्यूल्ड एरिया बोला जाता है। राइट, तो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज कौन कौन से हैं, फिफ्थ शेड्यूल एरियाज कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर मैं लिख देता हूं उसको। सबसे पहली बात, हमारे देश के अंदर फिफ्थ शेड्यूल एरिया है हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले आप इसको याद रखेंगे। देन उसके नीचे अगर आप आएंगे तो राजस्थान इज देयर, देन गुजरात इज देयर, ठीक है, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी है, उन्हीं एरियाज को, अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरियाज को यहां पर इनकलकेट करा गया है, यहां पर नोटिफाई करा गया है। देन उसके बाद हमको पता है कि मध्य प्रदेश इज द स्टेट, है ना, एमपी हमको देखने को मिलता है। देन हमको पता है कि झारखंड यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। देन छत्तीसगढ़ इज देयर, राइट, छत्तीसगढ़ इज देयर। देन उसके बाद हमको देखने को मिलता है ओडिशा, ओडिशा इज देयर, राइट। देन वी ऑल्सो नो दैट कि महाराष्ट्र, राइट, महाराष्ट्र इज देयर, इसको एमएच लिख देते हैं, महाराष्ट्र, राइट। एंड दो स्टेट जो हैं वो है एक स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड लास्टली हमको पता है कि स्टेट ऑफ आंध्रा। तो ये आते हैं हमारे फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में, आई एम सॉरी, फिफ्थ शेड्यूल स्टेट्स हैं, और इनमें कुछ एरियाज को क्या करा गया है, नोटिफाई करा गया एज द शेड्यूल्ड एरिया अंडर फिफ्थ शेड्यूल, राइट। तो ऐसे कुछ प्रोटेक्शन या इनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बेसिकली जो नोटिफिकेशन आता है, दैट इज फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। एंड ऐसे जो एरियाज हैं जहां पर बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वो पांचवी अनुसूची के अंदर है,
राइट। एक इसका स्पेसिफाइड वर्जन हम बोलेंगे, या जहां पे बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन इज अनटच्ड, जहां पर देयर इज नो इंटरफेरेंस टिल नाउ, राइट। तो ऐसे कुछ एरियाज हैं जिनको 6th शेड्यूल के अंदर रखा गया है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कुछ 4 एरियाज हैं, 4 एरियाज ही हैं ऐसे कुल हमारे देश के अंदर। वो है, आप याद रख सकते हैं ट्रिक से, AMTM नाम की ट्रिक से, राइट। AMTM नाम की ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। ए से आता है हमारा असम, राइट। ए से क्या हो गया, असम हो गया। देन एम से हो गया, वी हैव द स्टेट ऑफ मेघालय, राइट। आई एम सॉरी, वी हैव द स्टेट ऑफ मेघालय, राइट। असम इज देयर, मेघालय इज देयर। देन टी से आप याद रखेंगे त्रिपुरा। देन अगेन एम से आप याद रखेंगे मिजोरम इज देयर, राइट। तो ऐसे कुछ 4 स्टेट है जहां पर 6th शेड्यूल एरियाज हैं, और इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमारे देश के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली बनाए गए हैं, ताकि इनके जो रीजन स्पेसिफिक या कल्चरल आइडेंटिटीज हैं इनको बचाया जा सके। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये होते हैं हमारे कौन सा 6th शेड्यूल्ड एरियाज। ऐसे कुछ 4 स्टेट हैं जहां पर 6 शेड्यूल एरिया, जिनको 6 शेड्यूल एरिया घोषित करा गया है, ठीक है। अब 6th शेड्यूल तक आई होप ये आपको पिक्चर जो है क्लियर होगी। कमिंग टू 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है, देयर इज नथिंग टू गो इन डेप्थ इनटू इट। आपको याद ये रखना है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है उनको कुछ लिस्ट के रूप में बांटा गया है। तो यही आता है हमारे 7th शेड्यूल के अंदर। सबसे पहली बात हमको इसमें देखने को मिलती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है, जिसमें खाली यूनियन के पास ही पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स पर क्या करे, अपनी नीति बनाए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, लॉ बना सकता है। जैसे आपको पता है कि डिफेंस है, जैसे हमको पता है कि फॉरेन अफेयर्स है, जैसे हमको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कुछ बेसिकली लॉ को रेटिफाई करना है, ठीक है ना, सिग्नेचर करने हैं, अगेन सिग्नेटरी बनना है किसी का, तो दैट इज ओनली लेफ्ट, दैट ओनली ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन लेफ्ट विद ओनली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिन पर स्टेट ही अकेले क्या कर सकती है, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। तो जैसे पुलिस है, पब्लिक हेल्थ है, ये हम सभी को पता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर ये सारी चीजें आती है। लास्टली हमको पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट इज देयर। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि जिन पर दोनों मिलकर, राइट, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, कॉन्करेंट का मतलब क्या है, जिन पर सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अपना कंक्लूजन, सॉरी, अपना बेसिकली लॉ बनाते हैं, दोनों मिलकर इस पर लॉ बना सकते हैं, दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर आपके सामने कभी 7th शेड्यूल आता है तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, सिंपल याद ये रखना है कि देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसके अंदर 3 लिस्ट बेसिकली बनाई गई हैं। पहला है सेंट्रल लिस्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर खाली यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज बना सकती है। ऐसे कुछ 100 सब्जेक्ट इसके अंदर स्पेसिफाइड है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्टेट लिस्ट, जिसमें कुछ 61 सब्जेक्ट्स हमारे पास स्पेसिफाइड है, जिन पर खाली किसकी अथॉरिटी है, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। एंड लास्टली कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट अराउंड ऑन एन एवरेज 52 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, जिन पर दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर बेसिकली क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। तो इस तरीके से सिंपली आप इसको याद रखेंगे। मूविंग टू हमारा 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल के अंदर क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज करा गया है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और 8th शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया जिनको हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ बेसिकली 22 लैंग्वेजेस, राइट, ऐसे कुछ 22 लैंग्वेजेस हैं। वी हैव 22 लैंग्वेजेस जिनको 8th शेड्यूल के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे कुछ नाम भी हमारे पास स्पेसिफाइड है, लाइक एसमीज इज देयर, बंगाली इज देयर, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल इज देयर, मराठी इज देयर, उर्दू इज देयर। तो ऐसे कुछ 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको रिकॉग्निशन दिया गया है 8th शेड्यूल के अंदर। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि 8वीं अनुसूची के अंदर क्या है, दैट इज द लैंग्वेजेस है। कितने लैंग्वेजेस हमारे पास, देयर आर 22 सेट ऑफ लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं, राइट। अब आते हैं हम 9th शेड्यूल पर, राइट। तो 9th शेड्यूल की अगर हम बात करें, देखिए 8th शेड्यूल तो हमने देखा था कि भाई हमारे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक था, 1950s तक ये बेसिकली बना हुआ था। उसके बाद जैसे ही 1951 आता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वो लेकर आते हैं 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल के अंदर क्या है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 9th शेड्यूल के अंदर इनिशियली इसमें डाले गए थे कुछ ऐसे मुद्दे जैसे कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मुद्दे, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो इसके अंदर डाले गए थे। और इसको इनिशियली बोला गया था कि इसके अंदर जो भी मुद्दे डाले जाएंगे, दे विल आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब कोई भी कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, उन लॉज को कोई भी कोर्ट जो है नहीं देख सकती, राइट। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड अवॉइड कर दिया। अभी के टाइम पर इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो
जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है दैट एग्जम्पशन फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी, उसके लिए 9 शेड्यूल लाया गया था। इसके अंदर आर्टिकल 31B को एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा गया। आर्टिकल 31B और कुछ नहीं था, दैट इज द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, राइट, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 से हटा दिया गया। एंड इसको जो हमारा ये पहले फंडामेंटल राइट बन के बैठा हुआ था, और अभी इसको लीगल राइट कर दिया अंडर आर्टिकल 300A के तहत, राइट। तो इसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड या इसके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है दैट इज द 9th शेड्यूल एज वेल, है ना। तो ये हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो जुडिशियल रिव्यू अभी क्या 9th शेड्यूल के ऊपर होता है? बिल्कुल होता है। इनिशियली कौन से मुद्दे इसके अंदर लाए गए थे? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मुद्दे थे, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड मुद्दे थे। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अब आते हैं हम 10th शेड्यूल के ऊपर। तो 10th शेड्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 10th शेड्यूल है हमारा कुछ पॉलिटिकल मतलब काइंड ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो अगर हम 10th शेड्यूल की बात करते हैं, सिंपल आपको एक टर्म याद रखना है, दैट इज द डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है ना। तो 10th शेड्यूल मेनली बात करता है, ध्यान रखेंगे आप, एंटी डिफेक्शन के बारे में, राइट। और ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। आप चाहे सीडीएस का पेपर उठा लें, आप चाहे सीएपीएफ का पेपर उठा लें, राइट, आप चाहे सीएपीएफ का पेपर उठा लें, आप चाहे सीएससी का पेपर उठा लें, तो सभी में आपको ये बेसिकली क्वेश्चन मिलेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, या फिर 10th शेड्यूल डील्स विद विच काइंड ऑफ दैट इज द लॉ, राइट। तो एंटी डिफेक्शन लॉ हमको देखने को मिलता है 10वीं अनुसूची के अंदर। इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है, राइट, अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है तो उसके तहत उसको बेसिकली अपने पद से निकाल दिया जाएगा, राइट। तो जिस भी बेसिकली पोजीशन को वो होल्ड कर रहा होगा, ही विल नॉट सपोज टू होल्ड दैट पोजीशन फॉर द फ्यूचर ऑनवर्ड्स, एंड उसको बोलते हैं हम लोग एंटी डिफेक्शन। इसका मतलब उसने डिफेक्शन किया हुआ है, जिसके तहत उसको वहां से उस पद से बेसिकली क्या करता है, निकाला जाता है। दैट इज नथिंग बट द डिफेक्शन। तो इसी के लिए बेसिकली कानून लाया गया कि लोग ऐसा फ्रिक्वेंटली ना करें। अगर आपने आया राम गया राम वाली स्टोरी सुनी होगी तो वहां से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो उसी के तहत 10th शेड्यूल आया था। तो हमको पता है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से इसको लाया गया था, ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हटाया जा सके हमारे देश के अंदर, एंड पॉलिटिकली स्टेबल रहे हमारा देश। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं, राइट, तो जो इन सब चीजों को रोकते हैं कि लोग फ्रिक्वेंटली अपनी पार्टी चेंज ना करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, इनस्टेबिलिटी ना हो। तो इसके लिए क्या आता है, एंटी डिफेक्शन आता है। तो 10वीं अनुसूची के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो आपको सिंपल याद रखना है कि 10वीं अनुसूची के अंदर क्या है, दैट इज द एंटी डिफेक्शन। आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन, राइट। अगर हम बात करते हैं 11th और 12th शेड्यूल की, तो सिंपल आप याद रखेंगे 11th शेड्यूल के अंदर देयर इज अ पंचायती राज, राइट, पंचायती राज इज देयर। एंड 12th शेड्यूल के अंदर सिमिलरली लोकल गवर्नेंस में ही हमारे क्या म्यूनिसिपैलिटीज हैं। देखिए दोनों ही बेसिकली पार्ट है किसके, लोकल गवर्नेंस के, राइट। तो हमको पता है कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, है ना। अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, 1993 में आया था। एंड सिमिलरली इनसे इन्हीं दोनों एंटिटीज को क्या कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया गया, इसको लीगल फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशनल इसको फ्रेमवर्क जो है दे दिया गया। तो आर्टिकल 243G के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसको लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है शेड्यूल को। सिमिलरली आर्टिकल 243W प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क इस शेड्यूल को। तो आपको ध्यान में रखना है कि 11th शेड्यूल जैसे आपके दिमाग में आए तो आपको याद रखना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 और पंचायत इसके अंदर है। और जैसी 12th शेड्यूल आपके दिमाग में आता है, आपके सामने आता है, आपको याद रखना है कि पहली बात म्यूनिसिपैलिटीज हैं, और कैसे आई थी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 के तहत बेसिकली आई थी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल, राइट, तो दिस वाज ऑल एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बेसिकली हेल्पफुल होगी। मैंने जितना इजीली हो सकता है उतना इजीली इसमें समझाने की कोशिश करी है। मैं ये जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर, दीपक मासीवाल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ से बेसिकली एडवांटेज ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक कर लिया होगा एंड सिमिलरली इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा वो कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, तो उसके कुछ टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।